नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम उन शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम को हासिल किया है और अपने नाम को सार्थक किया है। तो इसी कड़ी में हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भास्कर भौर्याल जी, जो एक हुड़का वादक है। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों, भास्कर भौर्याल जी एक लोक कलाकार हैं जो हुड़का वादक भी हैं। आपको बताएं कि आज के वर्तमान समय में जब युवा पीढ़ी मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया में लगी हुई है, ऐसे में भास्कर भौर्याल जी जो हमारी संस्कृति हैं, हमारे वाद्य यंत्र हैं, हमारी लोक कलाएँ हैं, इन्हें प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। भास्कर, सबसे पहले भास्कर जी कहाँ से आते हैं, परिवार में आपके कौन कौन हैं? मैं आता हूँ बागेश्वर ज़िले से, यानी कि ऊपर की जो दानपुर पट्टी है, दानपुर जो घाटी है वहाँ से आता हूँ। वहाँ 3 प्रकार के दानपुर हैं, मल्ला दानपुर, तल्ला और बिस्ला दानपुर। तो जो तल्ला दानपुर है उसी के नाकुरी पट्टी इलाके से मैं आता हूँ जी। और मेरे घर में मेरी ईजा है, माताजी, पिताजी और मेरी 4 बहनें मुझसे बड़ी है और मैं सबसे छोटा भाई जी। भास्कर जी, सबसे बड़ी बात, आप एक युवा हैं जी और आप हुड़का वादक हैं, आप एक लोक कलाकार हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कैसे सोचा कि आपको इन वाद्य यंत्रों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है? इसमें यह है कि शुरुआत से ही मैं बचपन से बाहर रहा हूँ ज़्यादा। 7 साल का था तभी से मैं बाहर पढ़ने के लिए माता पिता ने नज़दीकी कस्बे में बागेश्वर में, उसके बाद हल्द्वानी, चौकोड़ी और फिर नवोदय में जो है मेरा दाखिला हुआ, नवोदय विद्यालय में गंगोली हाट में। तो ये हुआ कि अच्छे लोगों की संगति का असर होता है, जो जिस तरह की संगत में जाता है। तो हमारी मैडम थी वहाँ, मैं बड़ी इज्जत से उनका नाम लेता हूँ, राजेश्वरी पांगती मैडम। उनका बड़ा हाथ है मुझे इस क्षेत्र में, यानी कि धकेलने का आप जो कह सकते हो, क्योंकि उस दौरान में उनने जो है मुझ में देखा कि मैं चित्रकारी करता हूँ, उससे मतलब पेशेवर में MFA भी कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स जी। तो ये होता है कि एक जो कलाकार होता है, अगर वो चित्रकार है तो उसके बहुआयाम हो जाते हैं ना बाद में। वो कवि भी हो सकता है, वो गीतकार भी हो सकता है, वो थिएटर आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो उसी तरीके का है कि चित्रों में कभी मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं संगीत या इस माध्यम से और अच्छा कर सकता हूँ, तो इस ओर जो है मुझे झुकाव हुआ जी। बिल्कुल, एक कहते हैं कि अगर आपको एक शिक्षक ही होता है जो आपको सही मार्गदर्शन देता है, ऐसे में भास्कर जी यही कह रहे हैं कि उनके शिक्षक जो उनकी ज़िंदगी में आए, कह सकते हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर के कलाकार को पहचाना। वहीं से हम कह सकते हैं कि जो आपका वाद्य यंत्र से जो प्रेम था, जो हुड़का वादन की शुरुआत, हम यहाँ से कह सकते हैं। भास्कर जी, इसके बाद उन्होंने ये समझा आपके अंदर वो कला थी, उनके समझने और आपके अंदर की कला, सबसे पहले ये प्रतिभा सामने कैसे आई? इसमें ये हुआ है, सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है आज के दौरान में, तो आप भी मानते होंगे हर उसमें। क्योंकि देखिए कि आप एक सोशल मीडिया में अगर आप अपनी चीज़ डालते हैं तो अच्छी चीज़ें तो लोग पसंद करते हैं, मैं ये नहीं है कि उसको नकारते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ है। और ये है कि लोगों में उत्सुकता है आज के दौरान में, कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो उत्सुक होकर पूछते हैं ये क्या चीज़ है। जैसे बीणई मैंने आपको दिखाई, तो जैसे पहली बार बजाता हूँ, लोग बोलते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो केवल लोहे का है, इस तरीके का। तो हमारे गाँव में भी दादी लोग बजाते थे इसको पहले से, महिलाएँ, तो हम भी ऐसे ताज्जुब उससे देखते थे। हमारे वहाँ जो नेपाली महिलाएं आती थी वो अपने गले में इसको बांधे रहती थी मंगलसूत्र की जगह पे, शाम को उसको बजाती थी हल्के हल्के। ये मेडिटेशन का काम भी करता है जो बीणई है। तो इस तरीके से जो है मुझ में भी जो एक उत्सुकता पैदा हुई ना उस चीज़ को, मतलब उन चीज़ों को देखने की, और एक नई दृष्टि पैदा हुई कि हमारे जो अभी के जो वर्तमान जो लोकवाद्य हैं या यानी कि जो गीत बन रहे हैं, लोकगीत तो नहीं कहूँगा, उससे इतर भी एक और दुनिया है जिसमें इतनी विविधता है, इतनी गहराई है, इतनी तथ्यात्मक रूप से हमारे लोकगीत या लोकवाद्य हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपने बीणई की यहाँ पे बात की है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप वो सुनाएं। ज़रूर, हाँ। इस तरीके का ये होता है, ये
और ये लोहे का होता है मूलतः, और ये केवल लोहे के दो दो टुकड़ों को जोड़ के ये बनता है। लेकिन ये सबसे आदम वाद्य यंत्र है शुरुआत से। इसकी अगर आप अतीत इसका देखें तो 2000 या उससे भी पुराना ये वाद्य यंत्र। और सबसे पहल जो वाद्य यंत्र बने, यानी कि इंसान जब सभ्यता की ओर आया था तो उसने सबसे पहले उसने देखा होगा अपने मनोरंजन के लिए पत्तों को। आप देखते हैं कि आदिवासी लोग पत्ते बजाते हैं। उसके बाद मुझे लगता है जब लौह युग आया होगा या मेटल का आया होगा तो उन्होंने इस तरह के वाद्य यंत्र का इजाद किया होगा। ये तब से लेके अभी तक इसी रूप में हमारे पास है, इसमें कोई दूसरा चेंज हमारे पर नहीं हुआ। कालांतर में हारमोनिका बना, वो जो मुँह से बनता है, और उसके बाद अन्य जो है यानी कि माउथ इंस्ट्रूमेंट बने। लेकिन तो शुरुआत हम कह सकते हैं कि शुरुआत यहीं से हुई बिल्कुल है। बिल्कुल। और दुनिया के तमाम इलाकों में ये बजता है, केवल कुमाऊं में नहीं, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। नेपाल में इसको मुरसुंगा कहते हैं, तो गढ़वाल में इसको मोछंग कहते हैं, जौनसार में इसको बीमू कहा जाता है कहीं, और राजस्थान में बहुत बजता है, वहाँ के लोकगीतों में मोरछंग इसको कहा जाता है, तमिलनाडु में मोरसिंग इसको कहा जाता है, आसाम में बांस का बनता है क्योंकि वो बांस बहुतायत में यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ इसको गोगोना कहा जाता है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। थोड़ा मैं इसको बजा के बताऊं। अब जैसे ये एक तरीके का है और ये दूसरे तरीके का है। ये मैं जैसलमेर से लाया था, राजस्थान में, वहाँ भी बनाते हैं, वहाँ के लोहार जो हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी अलग तरीके की है। और ये भी उसी का एक रूप है। और इसमें देखिए एक मज़ेदार बात यह है कि हमारे इंग्लिश के जो वाउल्स होते हैं AEIOU, वही धुन मतलब इसमें से निकलती है, और उसके बाकी कुछ सांसों के नियंत्रण और जबान पे कंट्रोल से, और वही AEIOU जो हमारे वाउल्स हैं उन्हीं को आगे पीछे करके हम इसका म्यूजिक बनाते हैं। देखिए जब आपने कहा तो हमने समझ पाया इस बात को। हाँ जी। अब उस वही AEIOU से किस तरह का म्यूजिक बनता है। अब थोड़ा सा और मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो ये देखिए ये भी वही चीज़ है, और ये चीन में बजता है, चाइना के ट्राइबल इलाकों में। हाँ जी। ये चीन के इसमें ये आपको कहाँ से मिला? ये यहाँ मैं अल्मोड़ा में था, वहाँ कसारधोई में कुछ अंग्रेज मित्र आए हुए थे तो वो अपने साथ लेके आए थे इसे? हाँ, उनके पास। मैं कह तो रहा हूँ दुनिया में हर जगह बजता है ना जी। और ये सबसे छोटा वाद्य है, और जो इस तरह की मानसिकता के होते हैं, यानी कि घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं ना, वही लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। अब वही मैं भी यही सोच रही थी कि आज की डेट में जब इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आपको इतनी जगह चाहिए, ऐसे में इतने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी आपकी इतनी बढ़िया बिल्कुल। और ये चीज़ें मुझे लगता है अपने खुशी के लिए, स्वांत सुखाय के लिए तब बजाया करते होंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि ये इनकी आवाज़ में मिठास भी है। एक आपने जो कहा, जो मेडिटेशन, जो आपको मेडिटेशन के लिए चाहिए होता है कि आपको शांति चाहिए और आपको इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, वो ही ये हमारे माइंड को हील करती है ना, जब हम इसको बजाते हैं तो ये तरंगें हमारे दिमाग से जुड़ती हैं। जैसे ये चीन का है, इसमें जैसे 3 है, इस तरह के 7 पंख भी होते हैं, इसमें 8 भी होते हैं। इसको अलग अलग अंगुली से इस तरह से बजाया जाता है। और एक ये है वियतनाम का,
वियतनाम में भी इसको बजाते हैं। और ये है बांस का बना हुआ। अच्छा, जो आप बता रहे थे बांस के हाँ, भी होते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इसका ये जो ये रखने वाला है ये बांस का है, ये खैर पीतल का है। ये बांस का भी बनता है आसाम में। भास्कर जी, इनकी जो मैं देखा जो इनकी आकार है वो थोड़ा सा इनमें हाँ, अंतर है, लेकिन आकारों इनके में। जो स्वर जो आ रहे हैं बिल्कुल। लगभग एक ही है और बजाने का तरीका भी शायद एक ही है। हाँ, वही मतलब व्याकरण एक ही है, बाकी इनके आवाज़ों में अंतर आपको दिखेगा और इनके जो रूप है उसमें थोड़ा अंतर आपको जी दिखेगा। भास्कर जी, जब आपने इस वाद्य यंत्र को आपने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को उतारना है, जब आपने शुरुआत इस यंत्र के साथ की, आपने कार्यक्रम किए होंगे, तो पहला कार्यक्रम किस तरह का आयोजित हुआ था? और पहला तो मेरे को याद नहीं है कार्यक्रम की शुरुआत। हाँ, यानी कि मैंने घर से ही सीखा है सबसे पहल तो। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे उनसे मैंने सीखा है किस तरह से इसके बेसिक्स होते हैं और ये किस तरह से बजता है और क्या इनके पीछे का रहस्य है वो सब। जैसे हमारे यहाँ जागर लगते थे पहले, सिद्धवा बिधवा के या आछरियों के जागर, उसमें बड़ी इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। इस्तेमाल, और कई लोकगीतों में भी इसका जिक्र भी आता है। एक गढ़वाली गीत है वो काली रात ब्योण, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया और जीत सिंह नेगी जी का गीत है। उसमें भी आता है कि म्यारा दगड़िया आज मोछंग सुने दे, बांसुरी का सुरुमा झूमे लो सुने दे। इस तरह से कई गीत हैं। और बिणई पारा भिड़ा कोछे भागी रूम झूम बिणई बाजी गए, इस तरह से कुमाऊनी गीतों में भी उसका जिक्र आता है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जो यहाँ के लोकगीत हैं इनमें कई विधाएं भी हैं। बहुत। इन विधाओं के बारे में क्योंकि बहुत लोग कम जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी इन परंपराओं से, इन रिवाजों से दूर आ गए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आज हम बात करें कि हमारे जो ये लोकगीत हैं इनकी विधाओं के बारे में। हाँ, देखिए कि कुमाऊँ और उत्तराखंड या पूरा हिमालयन जो रेंज है, यहाँ जितनी विविधता है मुझे लगता है और जगह इतनी नहीं है। बहुत ज़्यादा विविधता आप देखोगे कि हर कदम कदम पे आपको अलग रूप मिलेगा। केवल लोकगीत नहीं, हर आप यहाँ के जो व्यंजन हैं, खान पान से पहनावे से लेके, खैर अभी हम लोकगीतों की अगर बात करें तो इसमें कुमाऊँ के क्षेत्र की लोकगीतों की बात करें तो सामूहिकता सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के लोकगीतों में। सामूहिक रूप से गाए जाते हैं लोकगीत। जैसे हमारे झोड़े हुए, चांचरी हुई, गढ़वाल में से थड़िया चौफुला कहा जाए, या यहाँ तांदी या नाटी कहा जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। बिल्कुल, चीज़ एक ही है। हाँ। यानी कि लोग बिल्कुल गोल घेरे में आपने देखा होगा, एक दूसरे के हाथ से हाथ, वो सामूहिकता तो है। अब जिसका जैसा भी बैर हो, लेकिन वो बिल्कुल जब इस कार्यक्रम में वो आते हैं तो वो सब बैर भूल जाते हैं, वो एक साथ हो जाते हैं, एक समूह में हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई उसमें जाति वर्ण कुछ नहीं रहता और सब आपस में मिलजुल के वो उसमें प्रतिभाग करते हैं जी। और इसमें इस सामूहिक गीतों में सबसे मुख्य हुआ झोड़ा या चांचरी, जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है छपेली लोकगीत, जो मेलों में या शादी ब्याहों में इसमें गाए जाते हैं। और फिर आया जागर में जो गाए जाते हैं, उनके अलग अलग आयाम हैं जी। जैसे कि जितने भी देवता हैं उन सब के अलग अलग गीत, आराधना उसमें की जाती है। बिल्कुल हाँ, जैसे सिद्धवा बिधवा के हुए, या फिर रमौलों के, आंसरियों के, नरसिंह के जागर हुए, या गोलू देवता के, कलविष्ट के, अलग अलग जो जागर हैं। हाँ, इस तरह के। इसके अलावा कृषि गीत भी इसमें आता है। मतलब बहुत सारी विधाएं हैं इसमें। बिल्कुल। भास्कर जी, देखिए, अगर हम व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछें, कितना मुश्किल था आपके लिए इन वाद्य यंत्रों को लेके समाज के सामने आना व्यक्तिगत तौर पे? हाँ, उसमें मुश्किल तो ये होता है कि पहल तो एक्सेप्ट नहीं करता समाज की। हमारे जो मित्र हैं वो भी, क्योंकि वो हे दृष्टि से देखा जाता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हमारे पहाड़ों में या फिर इंटर इलाकों में, अपनी चीज़ को जो है खुद वो हम उतना यही दृष्टि से देखते हैं कि महत्व हम नहीं दे पाते हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जी। जबकि देखें कि जितनी गहराई और जितना खुलापन, अपनापन इनमें है वो और चीज़ों में नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे अपनी चीज़ों से जुड़ी है ना, तुम्हारे अपने रोज़मर्रा की उसमें तुम्हारे यानी कि
घट का भी जिक्र हमारी आएगा, खान पान संस्कृति का की जिक्र झलक आएगा, है इन सब में, सब कह सकते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल हमारी सभ्यता है इसमें। तो इसमें जब शुरुआत मैंने की थी इसको, मतलब इस पे काम करने की, तो वही होता है कि अगर मैं किसी से पूछूं तो उनका वो रिप्लाई आता था कि क्या मिल जाएगा इसको इसको करके क्या फ़ायदा? हाँ, कोई कुछ फ़ायदा है नहीं, हमें क्या मिला, तुझे क्या मिला, इस तरह की बातें होती हैं ये। तो उस वक्त जब ये चीज़ें आपके सामने चल रही थी, जब आप इस काम को कर रहे थे, उस वक्त आपकी जो मनोस्थिति थी वो कैसी थी? क्या सोचा कि क्या मुझे विधा को लेके फिर भी आगे बढ़ना है जब मुझे यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा है, या फिर कभी मन में कोई और ख्याल आया? नहीं, हल्के हल्के करके मैंने खुद ही ढाल लिया, मतलब उसमें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जी। कलाकार में ये तो होता है ना कि समझौता नहीं करना चाहिए उसको जी कभी भी। बिल्कुल, कला सही बात है, बिल्कुल असली कलाकार वही है जो समझौता नहीं करता है परिस्थितियों के साथ। अगर उसे कुछ दिल से अच्छा लगता है तो फिर वो उसे करके ही रहता है। बातचीत तो हम यहाँ पे करते रहेंगे, लेकिन जिसके लिए हम आप फेमस है हुड़का, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप हुड़का बात करके सुनाएं। हाँ, उसके मैं आपको बताऊं जी कि हमारे जितने भी लोकगीत हैं मूलतः सभी गीतों में बजता है, कुमाऊं के क्षेत्र में, गढ़वाल में भी कहीं कहीं, और ये नेपाल में भी कहीं कहीं बजता है। कुमाऊं से लगा हुआ जो है कालीपार या इस साइड का डोटी बैतड़ी इस इलाके में। अभी हम जैसे लोकगीतों की बात कर रहे थे, झोड़ा और चांचरी की। झोड़ा अलग चीज़ है, चांचरी अलग चीज़ है। लोग कई बार दोनों को एक ही मानते हैं, एक साथ लिखते हैं झोड़ा चांचरी तो समझते हैं एक ही है, जबकि इसमें बड़ा अंतर है। जैसे एक झोड़ा आपको सुनाऊँ मैं, और इसके मैं तथ्य भी आपको बताऊंगा इसके बाद कि क्या कहना वो चाहता है इसमें शब्द। अरे अनसा कनसा भरी ज्ञाना बिजुली रूम, यशमानी धानुल रूमा बिजुली झुम, यनसा कनसा भरी ज्ञाना बिजुली झुम, यशमानी धानुल रूमा बिजुली झुम, बलदा मिलो भागियाले बिजुली रूम, बलदा मिलो भागियाले बिजुली रूम, अरे जड़ मिला धानुल रूमा बिजुली झुम, यनसा कनसा भरी ज्ञाना बिजुली रूम, युष्मानी धानुल रूमा बिजुली झुम। ये तो छोटा सा टुकड़ा मैंने बताया, इसमें से जोड़ जुड़ते जुड़ते ये रात भर का बन जाता है, कई घंटों का। अब जैसे इसी में देखिए आप, जो इसके शब्द हैं वो कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि बल्द मिलो भागियालय, जोड़ मिलो धानुलय। अब वो कृषि की बात कर रहा है ना, बल्द यानी कि बैल। एक कृषक अपनी बात कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे खेत जोतने के लिए बैल तो मिल गया, एक मतलब बैल तो मिल गया, लेकिन मिल जाएगा, लेकिन उसकी जोड़ी मिलनी बड़ी मुश्किल है। वो कह रहा है कि बल्द यानी वो बैल तो मुझे भाग्य से मिल गया, लेकिन उसकी जोड़ी मुझे बड़ी जत्नू से मिली, कहीं कितनी जगह जाना पड़ा। उसकी भी जोड़ी होती है ना, एक दाहिने होता है, एक बायां होता है। बायां दाहिने नहीं चल सकता है, जो दाहिना बैल होता है वो बाएं नहीं चल सकता है। इस तरह के मेटाफर वो लोग यूज करते हैं लोकगीतों में कई। अब जैसे उसी में वो कहता है कि ठंडो पानी काका हूँ छो काफरा फूटिया को, अरे ठंडो पानी काका हूँ छो बिजुली रूम, अरे काफरा फूटिया को रूमा बिजुली झुम, बड़ा दुख क्या कहूँ छो बिजुली रूम, अरे ज्वाला टूटी या रूमा बिजुली झुम। वो कह रहा है कि ठंडा पानी कहाँ का होता है, काफर फूटा को। अब जो इंसान उस परिवेश में रहा होगा उसी को पता होगा कि ठंडा पानी कहाँ का होता है, चट्टानों से जो पानी आता है वो ठंडा होता है। अब इसमें आपको भूगोल भी दिख जाएगा कई बार, और कई बार देखिए कि वो इसमें फिलोसफिकल बातें भी, हमारे लोकगीत हमें वास्तविकता होती है, वो परिस्थितियों से मेल खाते हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं आसपास जो है, उन्हीं से मिलकर वो गीत बनाए जाते हैं। उसमें मिट्टी की सुगंध होती है, मिट्टी की खुशबू होती है हमारे, और जहाँ मिट्टी की खुशबू होगी तो बस वहाँ से इंसान खुद ही जुड़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही जी भास्कर जी, यहाँ से आपकी ये सफ़र आगे बढ़ा, इसके अब आपने क्या सोचा है, इस क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचना है? इस क्षेत्र में
मेरा काम तो यही रहता है कि मैंने वही बात फिर से कह रहा हूँ ना कि स्वांतो सुखाय वाली, मैंने मुझे जो आनंद आता है, जब तक मुझे इसमें आनंद आता है मैं करते रहूँगा इसको। और भविष्य में ये है कि अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है कि जो अच्छा है, जो लोगों को सुनना चाहिए वो लोगों को सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारा है वो हाँ, जीवंत रहना चाहिए और किसी को तो प्रयास करना होगा। बिल्कुल, ये शोरगुल के ज़माने में जो है एक अच्छी चीज़ और मधुरता जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को भी इस विषय में और गहराई से थोड़ा सोचना चाहिए। आप एक युवा हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपको और लोगों को अपने साथ जोड़ना है, किस तरह आप लोगों को जोड़ सकते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है आपके साथ जुड़ रही है? हाँ, यही इसी तरीके से हो सकता है ना कि एक तो कि आधुनिकता से थोड़ा उसको जोड़ना पड़ेगा जी। बहुत घटिया भी ना करो उसको, थोड़ा बहुत मतलब हल्का पुट डाल के हल्के हल्के करके ना, पहले हैवी डोज मत दो, पहले स्लो डोज दो, बाद में जो है जब उनको लगे तो जब उनको थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए उस चीज के, तो उन्हें लगे अच्छा लगने लगे, बिल्कुल, तो तुम और इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे बहुत लोग करते हैं, हमारे पांडवाज जो बड़ा अच्छा करते हैं, गुंजन डंगवाल जिनकी डेथ होगी, वही बड़ा अच्छा इसमें काम करते थे, कुमाऊं के भी कई लोग हैं। तो इस तरीके से भास्कर जी, आपको क्या लगता है कि अगर हमें इसको और इनोवेटिव करना है, जैसे आप बात करें कि इनोवेशन इसमें हो सकते हैं, इनोवेटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से हम काम कर सकते हैं मिलके? कुछ आपने भी फ्रेमवर्क बनाया होगा जब आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सोचा होगा आपने इस पे? वही चीज़ है ना कि हमें अपने स्तर से शुरू करना होगा पहले तो, कि हम उस पर कितना अपना दे सकते हैं, और सभी का साथ इसमें चाहिए होगा। हमारे अलावा हमारे जो आसपास के, यानी कि सामूहिकता में हमारे जो घर के जो लोग हैं उनका भी इसमें हाथ होना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई भी कलाकार है ना, जैसे सबसे पहले काम शुरू करता है, सबसे दो चीज़ें उसके जो है आड़े आ जाती है। एक होता है अर्थ, रुपया पैसा, और दूसरा होता है परिवार। अगर दोनों साथ हो तो फिर कुछ भी काम वो जो है कर सकता है। अब यहाँ पर यही प्रश्न आता है कि आपने अर्थ की बात की, आपने पैसे की बात की, क्या आपको लगता है कि देखिए हर इंसान जब कोई भी कार्य करता है तो ये सोच के करता है कि ठीक है थोड़ा इससे मेरी अर्निंग भी हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। अगर अर्निंग आपकी हो रही तो परिवार भी कहता है चलिए ठीक है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि बैक सपोर्ट क्या है, कैसे हो सकता है इसको अर्निंग के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि दूसरे को आप कभी जोड़ेंगे ना, वही फिर आपको बाजार में उतरना पड़ेगा, उसके लिए वही बेचना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ है जिसके मतलब मेरा तो खैर मेरी तो दूसरी चीज़ें हैं, वो मतलब अर्निंग के लिए थोड़ा भी जो परिवार का है, और बाकी चित्रकला से जो होता है, ये लोकगीत और ये वगैरह तो खैर मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल है कि आपका व्यक्तित्व, कि आपको ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैं गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, सुनता हूँ। एक युवा पीढ़ी है आप, एक युवा है आप, इस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं, आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब हमें अपनी संस्कृति, हमारे लोकगीत, हमारी लोक परंपराएं, हमारे वाद्य यंत्र, अगर इनको आगे और आगे ले जाना है तो हमें मिलके क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो इसे एक्सेप्ट करना होगा, अपनाना होगा सबसे पहले कि हाँ ये चीज़ मतलब ये हमारी है, ये हमारी है। ये बिल्कुल, ये भास्कर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, उसे जीवित रखना है, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को खुद से अपनाना हो कि हाँ ये हमारी अपनी है। और जब हमारे अंदर ये विचार आएगा कि ये हमारी अपनी है, तो हम उसे आगे लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ और है ना कि इसमें जब इंसान काम कर रहा है उस दौरान में जो है उस दौरान में उसका साथ देना है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब मर जाता है, उसके बाद जो है वो ख्याति प्रसिद्ध होता है। जी बिल्कुल। कई आप हमेशा ही अभी भी देख रहे हो जितने भी हैं, जब वो काम कर रहा है, जब उसको ज़रूरत है, आपके प्रशंसा की जरूरत है, जब आपकी प्रशंसा की और आपके सपोर्ट की जरूरत है, उस दौरान में जो है कोई उसका वो नहीं करता है, वो टांग खिंचाई करते हैं उस दौरान में लोग। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जब वो काम कर रहा है, जिस दौरान में उसको चाहिए तुम्हारे सपोर्ट की, तो उस टाइम पे उसका सपोर्ट करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल, देखिए हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कारों से जुड़ा है। तो बिल्कुल ये भास्कर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी आप कोई कार्य करें तो वहाँ पर आपको एक समर्थन मिलना चाहिए। अगर आपको समर्थन मिलता है तो आपको भी लगता है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं और उसको लेके आप आगे बढ़ते हैं। भास्कर जी देखिए, हम यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे हम इन जैसे वाद्य यंत्र हैं इनको और बेहतर और आगे तक कैसे प्रचारित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किस तरह के कार्यक्रमों का यहाँ पर होना चाहिए? कार्यक्रम एक तो ये होना चाहिए कि जहाँ से हमारी चीज़ें निकली है मूल रूप से, जी, हमारे जो लोकगीत हैं,
हमारे बुज़ुर्गों से या हमारे जो हैं काश्तकार लोग जो हैं, सबसे मेन यानी कि सबसे मूल जो चीज़ है उन्हीं के पास है, जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं कई बार ना। हमारे ढोल वादक हैं, जागर गायक हैं, ये लोग हैं, इनको जो है थोड़ा फेम लाइट पे इनको लाना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि जो उसके मूल गायक हैं या फिर जहाँ से वो चीज़ आई है। आजकल तो चोरी का ज़माना हो गया है ना, जितने भी कलाकार, नामी कलाकार जो हो गए हैं, जो मतलब स्वघोषित लोग कलाकार हो गए हैं, खुद अपने नाम के आगे लोग कलाकार लगा रहे हैं, उनके अपना कोई गीत नहीं है उनका, यानी अपनी कोई चीज़ नहीं है, वो चुराई हुई है। मैं अपनी रचनाएं नहीं है और चुराई हुआ, चुराने के बाद भी वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई है या इनका है, क्रेडिट तक नहीं देते हैं। कार्यक्रम यही होने चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि जिनकी जो चीज़ है उनको सामने से जो है उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उनका, और उनको थोड़ा आर्थिक रूप से। देखिए, अगर हम बात करें समाज की, तो समाज अब चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, और जहाँ तक हमारी जैसे लोकगीत हैं या हमारे यहाँ के जो लोक परंपराएं, इनको लेके अब केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत अब पहचान है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं है, बाहर तक हैं, तो वहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और जो बाहर जो लोग रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वही लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, पसंद भी वही करते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि तुम जब इंसान अपनी जड़ों से कट जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि हमारी जड़ कहाँ है, इंसान ढूंढता है अपनी जड़ों को। उसके बाद वो जो है, जब इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है, उसकी थोड़ी मानसिकता विकसित हो जाती है, तब सोचता है वो कि भाई हमारी जड़ें कहाँ थी, हम तो यहाँ थे, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जैसे इसमें लोक में कहते हैं ना कि एक कहावत है वो कि पानी में पंजूला छूटो बाजले थमायो, कहाँ को सुआ कहाँ पड़ो माया घुमायो, यानी कि कहाँ की माया, कहाँ का आदमी कहाँ आ गया, माया ने घुमाया उसको। अब माया से आप कुछ भी ले सकते हो, प्रेम भी ले सकते हो, धन दौलत भी माया हुई, कई चीज़ों ने उसको घुमा दिया। इसको जैसे बंद के रूप में अगर आप इसको गाओ कि जैसे अरे घर का हो सैला मैला, अरे घर का हो सैला मैला, सलम चौकीदारा डीना पानी माजा, सलम चौकीदारा डीना पानी माजा, बाटा तेली हरिया घाचो, बाटा तेली हरिया घाचो, सलम चौकीदारा डीना पानी माजा। अरे पानी में पन झूला छूटो, हाँ, अरे बाजले थमायो, काको सुआ काए पड़ो, हाँ, माया ले घुमायो, माया ले घुमायो, घर का हो सैला मैला, सलम चौकीदारा डीना पानी माजा, सलम चौकीदारा डीना पानी माजा। इसमें इस लोकगीत में जगहों का जिक्र है जी। अल्मोड़ा में कसार द्वीप से आगे डीना पानी जगह है, वो कह रहा है कि घर कहाँ है साइला माइला। देखिए कि जो हमारा समाज है और चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करता है ना, नेपाल में कहा जाता है साइला माइला और कांछा। हम कई गीतों में सुनते हैं कांछा, हमको मतलब नहीं होता है कांछा मतलब होता है सबसे छोटा भाई परिवार में, उसको कांछा कहते हैं, कुमाऊनी में कांसा उसको कहते हैं। और माइला का मतलब मझला भाई, और साइला का जो सबसे बड़ा भाई होता है उसको साइला कहा जाता है। तो कह रहा है कि घर कहाँ है साइला माइला, बड़े भाई और मझले भाई दो होंगे कोई किसी ज़माने में, घर कहाँ है साइला माइला, सलम चौकीदारा डीना पानी माजा। सलम चौकीदार, कोई चौकीदार होगा, उसके वहाँ क्या बताओ नौकरी करते हो जो है, डीना पानी में मेरा घर है, इस तरह का है पूरे गाने का। फिर कह रहा है कि बाटा तैली हरिया घास हो, रास्ते के नीचे हरी घास है, सलम चौकीदारा वहाँ डीना पानी माजा। फिर अगला जो बंद वही मैंने आपको बोला कि पानी में पंजूला छूटो बाजले थमायो, कि पानी में पंजूला गिरा और तुरंत एक बाज ने उसको पकड़ा। जी बिल्कुल, कहाँ की मतलब कहाँ का इंसान कहाँ आ गया और उसको माया ने घुमाया। बिल्कुल, मतलब कुछ माया ही घुमा रही है। भास्कर जी, हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। लास्ट आप दर्शकों को, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है कि सबसे पहले तो
कि कभी भी मैं एक चीज़ में इसमें ये कहना चाहता है ना, मैं आगे भी सुनाने वाला था, अपनी एक रचना मैं सुनाने वाला था इस पे जी। कि मैंने एक रचना लिखी हुई थी कि जो रचनाकार है हमारे समाज जिससे यहाँ के। पे कार्यक्रम का समय हमारा समाप्त हो रहा था, बस हमें चाहोगे आप संदेश? हाँ, वही संदेश जी। मैं कह रहा हूँ कि मिलजुल के रहें सभी लोग, बैर न करें, और जिसको ज़रूरत है तो उसकी सहयोग करें। उसका सहयोग करें, इस जी। तरह। जी भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और जी, इतने सुंदर वाद्य यंत्रों से हमें यहाँ पे जनता को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भास्कर भौर्याल जी थे, जिन्होंने कहा कि किस तरह आप अपने वाद्य यंत्रों को आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इन्हें खुद से अपनाएं, क्योंकि जब आप अपने वाद्य यंत्रों को खुद से अपनाएंगे तभी आप इनका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे लोक कलाकार हैं, इनको जब सहयोग की आवश्यकता हो तब इनके साथ खड़े हों, तभी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे यहाँ की जो लोक परंपराएं हैं जीवित रह सकती हैं। नमस्कार।